हेलो फ्रेंड, दिस इज अरुणा सिंह। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को फ्रेंड्स वेरी गुड इवनिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में देखिए हम आप सभी लोगों के लिए सी टेट जनवरी 2024 के लिए सीडीपी को लेकर के आए हैं। ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जिसे हिंदी में कहा जाता है। और हमारा आज का टारगेट रहेगा फ्रेंड्स 30 में 30 अपना लाना। ठीक है, तो चलिए फटाफट से जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड्स कर दीजिए। अभी हमारा चैनल है @लर्न विथ अल्पना। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक, ठीक है, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक खाली स्थान के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। यानी कि जो अभिप्रेरणा के सिद्धांत है फ्रेंड्स, इसके अनुसार एक शिक्षक को, ठीक है, किसके द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, दूसरा है अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने, तीसरा है विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने, और चौथा है कि विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा पहला, कि विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखना, यानी कि जो सत्य है उसकी अपेक्षाएं रखना विद्यार्थियों से, ये आपका यहाँ पर पॉजिटिव आंसर होगा। ठीक है, और देखिए जो आपके जो मनोवैज्ञानिक स्किनर हैं, ठीक है, इन्होंने अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग कहा है। ठीक है, क्योंकि यह सीखने की प्रक्रिया और उसमें परिणाम दोनों को ही प्रभावित करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विकास शुरू होता है। ठीक है, ये देखिए आपके जो 6 to 8 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। ठीक है, और आपके ये क्वेश्चन पेपर फ्रेंड्स 2012 के हैं। ठीक है, मैंने सोचा कि सॉल्व करवा दूं आप सभी को। ठीक है, तो देखिए जो विकास है वो शुरू होता है, पहला ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था से, दूसरा है प्रसव पूर्व अवस्था से, तीसरा शैशवावस्था से, चौथा है पूर्व बाल्यावस्था से। तो देखिए फ्रेंड, जो विकास होता है वो आपका प्रसव पूर्व अवस्था में ही शुरू होने लगता है। ठीक है, और देखिए जो हरलाख हैं, ठीक है, उन्होंने इस अवस्था का समय गर्भाधान से जन्म के समय अर्थात महीने या फिर 280 दिनों तक माना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका प्रसव पूर्व अवस्था होगा। जो विकास शुरू होता है वो प्रसव पूर्व, यानी कि बच्चे के पैदा होने से पहले से ही उसका, यानी कि जब वो गर्भ में होता है तभी से उसका विकास जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बहुविध, ठीक है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिज और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन है आपका तार्किक गणितीय बुद्धि, दूसरा है प्राकृतिक बुद्धि, तीसरा है भाषिक बुद्धि, और चौथा है स्थानिक बुद्धि। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा प्राकृतिक बुद्धि। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि सभी प्रकार के पशुओं, ठीक है, खनिज और पेड़ पौधों को पहचानने और उनको वर्गीकृत करने के लिए। तो यहाँ पर आपके प्राकृतिक से संबंधी जो प्रकृति से संबंधी सब कुछ है यहाँ पर, पशुओं के प्रकार, खनिज, पेड़ पौधे, ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्रकृति बुद्धि होगा। जो कि देखिए जो आपके हावर्ड गार्डनर साहब हैं, ठीक है, उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि दी है। ठीक है, इन चारों ही इसमें से हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रकृति की बात करता है तो वो आपके प्रकृति बुद्धि के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, देखते हैं क्या है। सॉरी फ्रेंड्स, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। ठीक है, अधिकांश व्यक्तियों की जो बुद्धि है वो औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं, बिल्कुल सही है, और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यानी कि देखिए जो अधिकांशता व्यक्ति होते हैं, ठीक है, वो औसत होते हैं, यानी कि वो सामान्य आईक्यू वाले बच्चे होते हैं। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति हैं वो या फिर बच्चे, आप जिसके भी मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सीटेट की बात कर रहे हैं तो बच्चों की बात करेंगे कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं अधिकांशतः वो औसत बुद्धि के होते हैं, उसमें से बहुत कम जो होते हैं, ठीक है, वो प्रतिभा संपन्न होते हैं, और जो बहुत कम होते हैं वो मंद बुद्धि होते हैं। ठीक है, तो यह कथन खाली स्थान के प्रतिस्थापन सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि ये जो कथन है, ठीक है, वो किसके प्रतिस्थापन सिद्धांत पर आधारित है। पहला ऑप्शन है आपका बुद्धि और जाति विभिन्नताओं, दूसरा ऑप्शन है बुद्धि के वितरण, तीसरा है बुद्धि की वृद्धि, और चौथा है आपका बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो सबसे करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा, बुद्धि के वितरण। ठीक है,
चलिए यहाँ पर देखिए जो बुद्धि के वितरण है, ठीक है? यानी कि जो बात कहा गया है प्रतिभा संपन्न और बहुत कम मंद बुद्धि वाले बच्चे, ठीक है? तो देखिए फ्रेंड जो अधिकांश व्यक्ति होते हैं वो बुद्धि औसत होती है उनकी, ठीक है? बहुत कम लोग होते हैं जो प्रतिभा संपन्न होते हैं, एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। और बहुत कम होते हैं व्यक्ति जो मंद बुद्धि के होते हैं, ठीक है? और देखिए ये जो कथन है वो बुद्धि के वितरण के स्थापित सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है? प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। इसमें देखिए फ्रेंड जो लगभग 70% व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि होती है, ठीक है? वो 90 से 110 के मध्य होता है, यानी कि जो सामान्य व्यक्ति होता है, ठीक है? यानी कि लगभग 15% व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से कम होती है, ठीक है? तो जो कि मंद बुद्धि के बीच में यानी कि आते हैं, ठीक है? मंद बुद्धि के श्रेणी में। चलिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और टाइम को गंवाएंगे नहीं, ठीक है? क्वेश्चन है कि सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं इससे। यानी कि जो सहयोगी अधिगम है, ठीक है, इसमें अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं, इससे क्या होती है? पहला ऑप्शन है गहन प्रतियोगिता होती है। देखिए जहां पर प्रतियोगिता आता है फ्रेंड्स ये आपका निगेटिव होता है, ठीक है? दूसरा है उच्च नैतिक विकास, ये हो सकता है, ठीक है? लेकिन ये कैसे हो सकता है उच्च नैतिक विकास, क्योंकि यहाँ पर सहयोगी अधिगम की बात की जा रही है, ठीक है? ये नहीं होगा। तीसरा है समूहों में द्वंद्व होता है, बिल्कुल नहीं। और चौथा है कि उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए जो आपका फोर्थ ऑप्शन है यही बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सहयोगी अधिगम की बात की गई है कि अधिक उम्र के जो प्रवीण विद्यार्थी हैं छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं, इससे क्या होती है? उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है, ठीक है? फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता, ठीक है? जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है अधिगम का शून्य स्थानांतरण, दूसरा ऑप्शन है अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, तीसरा है अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण और चौथा है अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। तो देखिए फ्रेंड जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? शून्य स्थानांतरण होता है। शून्य का मतलब होता है कि ना ही आपका यानी कि ना ही सकारात्मक है ना ही नकारात्मक हो रहा है, ठीक है? बिल्कुल ही जो प्रभावित ही नहीं हो रहा है तो वो शून्य स्थानांतरण के अंतर्गत आता है, ठीक है? यहाँ पर आपका फर्स्ट आंसर जो होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन हमारा अगला अगला क्वेश्चन है कि चिंतन अनिवार्य रूप से है एक संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना, भावात्मक व्यवहार। तो देखिए यहाँ पर जो चिंतन अनिवार्य रूप से है वो एक मनोवैज्ञानिक परिघटना है, ठीक है? देखिए जो चिंतन होता है वो जो चिंतन होता है, ठीक है, वो अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है, ठीक है, जो कि पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की एक विशेषता है, ठीक है? देखिए इसमें जो बालक होते हैं उनमें वास्तविकता के स्वरूप चिंतन करने, उनकी खोज करने, ठीक है, उसकी खोज करने, उसके बारे में समझ बनाने, वो सूचनाएं एकत्रित करने की क्षमता है जो बालक के परिपक्वता व अनुभवों की पारस्परिक अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होती है, ठीक है? तो वो क्या है फ्रेंड्स? ये आपकी मनोवैज्ञानिक परिघटना है। क्या चीज? चिंतन, ठीक है? चिंतन क्या है? मनोवैज्ञानिक परिघटना है, ठीक है? थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। अब आपको बताना है कि जो बाल केंद्रित कक्षा है उसमें बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। पहला ऑप्शन है व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में, दूसरा है मुख्य रूप से शिक्षक से, तीसरा है वैयक्तिक रूप से और चौथा है समूहों में। तो देखिए इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा कि जो बच्चे हैं, ठीक है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं, व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में ये सीखते हैं, ठीक है? देखिए जो आपके राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 है, ठीक है, इसने बाल केंद्रित कक्षा पर विशेष बल देते हुए बच्चों को विज्ञान की संरचना करने वाला बताया है, ठीक है? इसके अनुसार कक्षा का वातावरण ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चे दोनों रूपों में सीख सके, यानी कि व्यक्तिक और सामूहिक, ठीक है? चलिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर जो पियाजे के अनुसार जो आपके बात किया गया है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वो क्या कहलाता है?
प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन, स्कीमा। तो देखिए जहां पर संशोधित किया जाता है वो आपका समावेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। यानी कि थर्ड ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, ये जो समावेशन कहलाती है, ठीक है, ये देखिए संरचना वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों और व्यवहार के बीच मध्यस्थता का कार्य करती है ये, ठीक है। यानी कि आपने कुछ पहले से ही अपने मन में कुछ धारणाएं लिए हुए हैं, ठीक है, फिर उसमें कुछ संशोधित करके कुछ नया रूप ले रहे हैं, यानी कि नया रूप अपने आप में, यानी कि अपने माइंड में कुछ और उसे एडजस्ट कर रहे हैं, संशोधित कर रहे हैं कि नहीं ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो ये आपके समावेशन में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक, ठीक है, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि हम लोग बैक नहीं आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके, इससे खाली स्थान को बढ़ावा मिलता है। पहला ऑप्शन है पुनर्बलन, दूसरा है ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण, तीसरा है व्यक्तिक विभिन्नताओं, चौथा है शिक्षार्थी स्वायत्तता। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा कि विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के साथ जोड़ सके, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण होता है ये, ठीक है। अंतरण का मतलब स्थानांतरण होता है कि एक जगह पे कोई ज्ञान आपने सीखा हुआ, आपका जो व्यवहार है दूसरी जगह पर उसका प्रयोग करना, ये आपका अंतरण होता है, ठीक है। और यहाँ पर बात ही कही गई है कि विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ना, तो यहाँ पर सह संबंध हो रहा है और अंतरण हो रहा है, ठीक है। अंतरण का मतलब स्थानांतरित हो रहा है एक ज्ञान का दूसरे ज्ञान के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कि सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है, ठीक है। जो आपका सृजनात्मकता होता है यानी कि जो निर्माण करना होता है, जिसे हम लोग, जिसका अर्थ होता है निर्माण करना, और सृजनात्मकता जिसमें होता है फ्रेंड्स वो आपके प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है, ठीक है। तो देखिए मुख्य रूप से किसमें होता है, मॉडलिंग में तो होगा नहीं, अनुकरण यानी कि नकल करना तो होगा नहीं, अभिसारी ये तो देखिए मुक्त अंत वाले क्वेश्चन तो होते नहीं है, ठीक है, बंद अंत वाले होते हैं, तो ये तो होगा नहीं। चौथा है आपका अपसारी यानी कि बहुविध चिंतन। तो देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ ही बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि अपसारी बहुविध चिंतन, ठीक है। चलिए फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है, ठीक है। एक विद्यार्थी है वो मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। वह विद्यार्थी खाली स्थान यानी कि किस रूप से अभिप्रेरित है, व्यक्तिक, अनुभाविक, आंतरिक, बाह्य। तो देखिए फ्रेंड्स वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, ठीक है। इसको देखिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित कहा जाता है क्योंकि वो एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है, ठीक है, ताकि वो प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। तो ये उसका आंतरिक अभिप्रेरणा है कि हम तैयारी करेंगे मेडिकल कॉलेज के लिए, ठीक है, तो उसमें हम दाखिला ले लेंगे, तो ये हमारे आंतरिक अभिप्रेरणा है, न कि बाह्य अभिप्रेरणा है, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि व्यवहार का करना, ठीक है, पक्ष किसमें आता है। व्यवहार का करना जो है, ठीक है, वो पक्ष जो है वो किसमें आता है। सीखने के गतिक यानी कि कोग्निटिव क्षेत्र में, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में, और चौथा सीखने के भावात्मक क्षेत्र में। तो यहाँ पर देखिए जो व्यवहार करना है वो आपका सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र के पक्ष में आता है, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए जो व्यवहार होता है, ठीक है, का देखना, अवबोधन करना, समझना तथा अंतर्निहित करना ही संज्ञान है, ठीक है। इन्हें व्यवहार के प्रतिमान कहा जा सकता है, ठीक है, इनको व्यवहार के प्रतिमान भी कहा जा सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, ठीक है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियों तथा विद्यालय पत्रिका निकालना खाली स्थान के लिए है। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों के सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध करने कराने, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर सृजनात्मक आता है निर्माण करना, ठीक है, यानी कि प्रतिभाशाली संपन्न बच्चों से, व्यक्ति से रिलेटेड है ये, तो ये पॉजिटिव हो सकता है, बट हम लोग दूसरा तीसरा चौथा भी ऑप्शन देखेंगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने, ठीक है। तीसरा है विद्यालय का नाम रोशन करने, चौथा अभिभावक को संतुष्ट करने। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये सब होगा नहीं, जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो आपका सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने से है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए जो विज्ञान और कला प्रदर्शनियां हैं, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुति हैं तथा विद्यालय पत्रिका निकालना है, ठीक है। ये शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है तो इसे हम लोग छोटा कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, ठीक है। यानी कि एक शिक्षिका जो है वो अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे कि समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है, ठीक है। ये सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? पहला ऑप्शन है सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, दूसरा है मनोरंजन द्वारा अधिगम, तीसरा है भाषा निर्देशित अधिगम और चौथा है प्रतियोगिता आधारित अधिगम। तो यहाँ पर देखिए जिसमें गतिविधि करना होता है, बच्चा क्रिया कर रहा है, ठीक है, वही आपका सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन माना जाता है। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है इसी में दिया है सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। तो सबसे पॉजिटिव जो आंसर बनता है, ठीक है, सीटेट हमारा सबसे उपयुक्त यानी कि सबसे महत्वपूर्ण जो ऑप्शन होता है उसी को मानता है। तो यहाँ पर जो गतिविधि की बात की गई है तो यही हमारा पॉजिटिव आंसर निकलता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्या है। क्वेश्चन थोड़े से लॉन्ग है फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि देखिए सीटेट हमारा ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। देखिए क्वेश्चन है कि जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कोई एक टीचर है, ठीक है, जब दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह, पहला ऑप्शन है कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। दूसरा है समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, जो कि बिल्कुल सही होगा, बट हम लोग थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी देखेंगे, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है कि सभी विद्यार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही है। चौथा है कि दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो देखिए हमारी समावेशी शिक्षा जो है वो क्या कहती है, देखिए जो समावेशी शिक्षा है फ्रेंड्स वो कहती है कि सभी बच्चों को एक साथ एक ही क्लास में बैठा करके शिक्षा देना चाहिए, चाहे वो दृष्टिबाधिता से जूझ रहे हो, ठीक है, या फिर वो प्रतिभाशाली संपन्न बच्चे हो, या फिर औसत हो, या फिर वो मंद बुद्धि, चाहे ए टू जेड कुछ भी हो, लेकिन हमारी जो समावेशी शिक्षा है, ठीक है, ये कहती है कि सभी बच्चों को एक साथ एक ही क्लास में बैठा करके शिक्षा देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो समावेशी शिक्षा से जो भी आपके ऑप्शन में है वही आपका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर होगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि, यानी कि कोई एक टीचर है वो अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि, पहला ऑप्शन है कि वे शिक्षक को आराम देते हैं, दूसरा है वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, तीसरा है वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं और चौथा है कि इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। तो देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड होगा वो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ ही होगा कि इसमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है, यानी कि जब आप श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं तो जो बच्चों की इंद्रियां होती हैं वो सभी एक्टिव रहती हैं, ठीक है, और वो सीखने को संवर्धित करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ ही बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, यानी कि कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में, ठीक है, निर्णय लेने में जो शामिल चिंतन प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है सहयोग की नैतिकता, दूसरा है नैतिक तर्कड़ा, तीसरा है नैतिक यथार्थवाद और चौथा है नैतिक दुविधा। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका हो जाएगा नैतिक तर्कड़ा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, देखते हैं क्या है। अच्छा ऑप्शन यहाँ पे दिया है, कोई बात नहीं, हम लोग पहले क्वेश्चन को देख लेंगे क्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह में प्रति आक्रामक, ठीक है, फिर से देखते हैं क्वेश्चन को कि एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है, इस विद्यार्थी को खाली स्थान में सहायता की आवश्यकता है, यानी कि क्वेश्चन पूछा है कि कोई एक विद्यार्थी है जो अपने समकक्ष यानी कि अपने क्लास में जो साथ में विद्यार्थी हैं, ठीक है, समकक्ष व्यक्तियों के समूह
समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है, यानी कि गलत व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता, यानी कि जो विद्यालय के रूल है, नियम है, डिसिप्लिन है, ठीक है, जो भी है उसको नहीं मानता है, तो इस विद्यार्थी को किस चीज की सहायता की आवश्यकता है। चलिए अगला देखेंगे ऑप्शन में कि ऐसे बच्चों को किस में आवश्यकता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है भावात्मक क्षेत्र, दूसरा है उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, तीसरा है संज्ञानात्मक क्षेत्र और चौथा है आपका मनोगत्यात्मक क्षेत्र। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका है भावात्मक क्षेत्र। ठीक है, यानी कि वो समझ नहीं पा रहा है कि उसके समकक्ष जो विद्यार्थी हैं उसके साथ कैसे रहना चाहिए, जो विद्यालय के मानदंड हैं, ठीक है, उसको वो समझ ही नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर आपका भावात्मक क्षेत्र होगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये खाली स्थान में भी सहायता करती है। यानी कि देखिए, शिक्षकों को सलाह दी जाती है, यानी कि जो टीचर हैं उनको सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें। ठीक है, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये, यानी कि दुश्चिंता, सामाजिकरण, मूल्य द्वंद्व, आक्रामकता में भी सहायता करती है। यानी कि इन चारों में से कौन सी है, दुश्चिंता है या फिर सामाजिकरण, मूल्य द्वंद्व, आक्रामकता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सामाजिकरण। ठीक है, जब वो सामूहिक कार्य करेंगे, ठीक है, सामूहिक गतिविधियों में शामिल करेंगे तो उनमें सामाजिकरण की जो भावना है, ठीक है, उसमें वो सहायता करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर सामाजिकरण आपका राइट ऑप्शन यानी कि सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्या है। क्वेश्चन तो बड़े ही लॉन्ग है भाई। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि समावेशी शिक्षा किस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। आपको बताना है, हमने आपको समावेशी शिक्षा के बारे में फ्रेंड्स पिछली बार जब सीटेट के क्लास चले थे उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आप लोगों को समझाया था। ठीक है, इस बार भी समझाऊंगी कि जो समावेशी शिक्षा है वो किस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। पहला है आपका विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, दूसरा है केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता समावेशी शिक्षा में। तीसरा है कि जो विद्यार्थी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती हैं, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए जो समावेशी शिक्षा होती है उनमें जो भी चाहे वो दृष्टिबाधित हो या फिर वो सुन नहीं पाते हैं, ठीक है, या फिर वो विकलांग हैं या फिर सॉरी जो प्रतिभाशाली संपन्न है, औसत है, मंद बुद्धि है, इनको किसी को भी नजरअंदाज नहीं करता है, ना ही वो विविधता करता है कि आप जो ऐसे बच्चे हैं उनको अलग बैठाओ, जो प्रतिभा संपन्न है उनको अलग बैठाओ, ऐसा कुछ नहीं है। जो समावेशी शिक्षा होती है उसमें सभी बच्चों को एक साथ एक क्लास में बैठा करके शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो देखिए चौथा ऑप्शन बचता है, यानी कि हमारा चौथा ही करेक्ट होगा। क्या है इसमें कि जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर, ठीक है, इन सभी चीजों की बच्चा शारीरिक रूप से विकलांग है, कि बौद्धिक रूप से विकलांग है, या फिर सामाजिक नहीं है, या फिर भाषिक यानी कि वो बोल नहीं पाता है, ठीक है, या फिर किसी विभिन्न योग्यता स्थितियों के बारे में ध्यान रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है, यही आपकी समावेशी शिक्षा कहलाती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है। ठीक है, आपको बताना है कि आनुवंशिकता संबंधी कौन सा कारक है। पहला ऑप्शन है आंखों का रंग, दूसरा है सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, तीसरा समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, चौथा है चिंतन पैटर्न। तो देखिए बाकी सब तो आनुवंशिक नहीं है, ये सब सामाजिक होते हैं। ठीक है, जो आनुवंशिक है वो आपका केवल आंखों का रंग है, क्योंकि देखिए आंखों का रंग केवल मुख्य रूप से, ठीक है, आनुवंशिकता संबंधी कारक है, क्योंकि देखिए आनुवंशिकता में बालक के मानसिक व शारीरिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, जबकि सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति और चिंतन पैटर्न वातावरण से संबंधित कारक है। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स वो आंखों का रंग आपका हो जाएगा यहाँ पर आनुवंशिकता संबंधी कारक है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का,
ठीक है, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः खाली स्थान की ओर संकेत करती हैं। अब देखिए किसकी ओर संकेत करती है। पहला ऑप्शन है योग्यता के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश। तीसरा है विभिन्न प्रकार की पाठ्यचर्या की आवश्यकता। तीसरा है उनके ज्ञान की सीमा। और चौथा है आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 ही बिल्कुल करेक्ट होगा कि जो शिक्षक हैं, ठीक है, इनको अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः आवश्यकता उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ऑप्शन नीचे है, कोई बात नहीं, हम लोग पहले क्वेश्चन को देख लेंगे क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाती है? ये खाली स्थान है। ठीक है, यानी कि जो सीमा है वो सभी पाठ को जल्दी सीख लेती है लेकिन जो लीना है, ठीक है, उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है, मतलब वो सीखने में ज्यादा समय लेती है। तो ये विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? पहला ऑप्शन है देखिए यहाँ पर व्यक्तिगत भिन्नता। दूसरा है अंतर संबंध। तीसरा निरंतरता। चौथा सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका व्यक्तिगत भिन्नता होगा क्योंकि देखिए जो सीमा है वो जल्दी सीख लेती है, उसका ये व्यक्तिगत रूप है। और जो लीना है वो जल्दी नहीं सीख पाती है, तो उसमें ये व्यक्तिगत भी भिन्नता है कि वो जल्दी पढ़ लेती है, वो जल्दी नहीं पढ़ पाती है। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से खाली स्थान यानी कि निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? आपको बताना है, ठीक है, कि किसके अतिरिक्त इन सभी में से किसको छोड़ करके वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। पहला ऑप्शन है पौष्टिकता की गुणवत्ता। दूसरा है संस्कृति शिक्षा तीसरा शिक्षा की गुणात्मकता। और चौथा है शारीरिक गठन। तो देखिए यहाँ पर केवल इसी को छोड़ करके, क्योंकि देखिए जो शारीरिक गठन होता है ये आपकी आनुवंशिकता से होता है, जैसे माता पिता होंगे, घर में दादा दादी होंगे, चाचा चाची होंगे, भाई बहन होंगे, ठीक है, उसी प्रकार से बच्चे की हाइट होती है। बच्चे घर में कोई मोटा है तो बच्चे मोटे पड़ जाते हैं, छोटे पड़ जाते हैं, नाटे हो जाते हैं, ठीक है। बाकी ये सब आपके वातावरणीय कारक है, वातावरणीय कारक से होते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका ये है शारीरिक गठन, ठीक है, ये आपकी आनुवंशिकता से होता है। तो यानी कि इसको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त यानी कि शारीरिक गठन के अतिरिक्त ये सभी वातावरणीय विकास को आकार देते हैं। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि श्रवण हास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य यानी कि कुंठा का सामना करते हैं? ठीक है, यानी कि जो बच्चे सुन नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो श्रवण हास से ग्रसित जो बच्चे हैं वो सबसे मुख्य यानी कि किस कुंठा का सामना करते हैं, किस नैराश्य का सामना करते हैं? पहला ऑप्शन है दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। दूसरा ऑप्शन है दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता। तीसरा है वास्तविक पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने की अक्षमता। और चौथा है खेल कूद में भागीदारिता निभाने में अक्षमता। तो देखिए बच्चा खेल कूद भी सकता है, पाठ्य पुस्तक को पढ़ भी सकता है, दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा भी दे सकता है, लेकिन बात की जा रही है उसके सुनने की, यानी कि वो संप्रेषण करने में असमर्थ होगा। ठीक है, तो यही आपका पहला ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि इसी से उसको ज्यादा सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है डिसलेक्सिया मुख्य रूप से खाली स्थान की समस्या से संबंधित है, यानी कि जो डिसलेक्सिया है, ठीक है, ये मुख्य रूप से किसकी समस्या से संबंधित है? सुनने से, पढ़ने से, बोलने से, या फिर बोलने व सुनने से? तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आपका हो जाएगा पढ़ने से, क्योंकि जो डिसलेक्सिया है वो पढ़ने से संबंधित समस्या है। ठीक है, मुख्य रूप से। चलिए यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य व्यक्तियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। तीसरा है उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। और चौथा है वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रतिभाशाली बच्चे की क्षमताओं को विकसित कर पाने की बात की जा रही है, तो सबसे जो उपयुक्त आंसर होगा इसका ये सेकेंड ऑप्शन होगा कि वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। ठीक है, तभी वो प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को विकसित कर पाएंगे। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक
किसे बचाती है, ठीक है। जो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक होती है वो किससे बचाती है, खाली स्थान है। पहला ऑप्शन है लैंगिक समानता, दूसरा है सामाजिक उत्तरदायित्व, तीसरा है लैंगिक पूर्वाग्रह और चौथा है लैंगिक संवेदनशीलता। तो देखिए जो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक होती है वो लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है आपको, ठीक है। यानी कि देखिए जो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक होती है वह लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है, क्योंकि लैंगिक समानता, सामाजिक उत्तरदायित्व, लैंगिक संवेदनशीलता जैसे गुण अच्छी पाठ्य पुस्तक में होते हैं, ठीक है। और जो पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु होती है वो शिक्षाप्रद, प्रेरणादायक, प्रोत्साहन करने वाली और मानसिक व नैतिक चारित्रिक विकास युक्त होना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और आपका ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के क्लास का सीडीपी का, ठीक है। क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, ठीक है। देखिए आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि वस्तु स्थायित्व के बारे में कि बच्चा कब प्रदर्शित करता है। मूर्त संक्रियात्मक का चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी परक चरण और चौथा पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो देखिए जो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि देखिए जो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास पूर्व संक्रियात्मक चरण पर बच्चा होता है, ठीक है, उसमें वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, ठीक है। और इस चरण की जो वर्ष आयु होती है वो 2 से लेकर के 7 वर्ष तक की अवस्था में होती है, ठीक है। इसमें बालक खेल, अनुकरण, चित्र निर्माण तथा भाषा के माध्यम से वस्तुओं के संबंध में जानकारी बढ़ाता है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, बिल्कुल करेक्ट। तो चलिए फ्रेंड, जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से कर लीजिए। हमारा चैनल है @learn-with-alpana और आप सभी लोगों को कंटिन्यू इसी चैनल पर क्लास चलेंगे, ठीक है। सीडीपी का तो चल ही रहा है, जल्दी ही आप लोगों के ये एसएसटी के, हिंदी के, ठीक है, और ईवीएस के भी मैं सोच रही हूँ क्लास चला दूं। यदि आप लोग पढ़ने के लिए इच्छुक हैं तो हमने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में सीडीपी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।